ऐसा। तो इट इज वेरी इजी। मेन वापस यही बात है कि इस चैप्टर को आप कम से कम समय में कैसे पढ़ते हो। बेवकूफ है वो व्यक्ति जो इस चैप्टर को छोड़ के जा रहा है। आप एक चैप्टर भी छोड़ के जाओगे ना, आपको अंदर से एक वीक कॉन्फिडेंस फील होगा, लेकिन आप सब कुछ पढ़ के जाओगे तो एक डिफरेंट कॉन्फिडेंटली यू एंटर द एग्जामिनेशन, राइट द एग्जाम। चैप्टर में 11 स्ट्राइकिंग ऑफ, इसके लेके आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे वाइंडिंग अप में आप हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ोगे, यहां पे स्ट्रेटजी समरी नोट्स ही पढ़ेंगे। एक बार तो पूरा चैप्टर रीड करना होता है, वो कर लिया, उसके बाद में हर बार समरी नोट्स पढ़ो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके चैप्टर के कंटेंट में कुछ और चीज भी है जो आपको पता होनी चाहिए, तो फिर उसको यहां पे लिख लो। जैसे कि वो 3 बॉक्सेस हैं, वो पढ़ने के लिए चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो ओवरव्यू सबसे पहले आता है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर चार्ट 1 स्ट्राइकिंग ऑफ बाय आरओसी सुओमोटो, कंपनी की बात करना है। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट कंपनी, हाफ ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट एलएलपी। पहले कंपनी की बात करते हैं। तो पहला आता है स्ट्राइकिंग ऑफ, 2 तरह से हो सकता है, एक स्ट्राइकिंग ऑफ बाय आरओसी सुओमोटो एंड एक होता है स्ट्राइकिंग ऑफ ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी। क्या तो कंपनी ने एप्लीकेशन देके स्ट्राइकिंग ऑफ करवाया या फिर आरओसी ने खुद से स्ट्राइकिंग ऑफ कराया, ये 2 चार्ट। फिर 3 टॉपिक हैं जो हमारे नोट्स के 11.4 पेज पे दे रखे हैं। ग्राउंड्स फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ, कि किन ग्राउंड्स पे स्ट्राइकिंग ऑफ होता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसी कंपनीज जिनके नाम को आप रिमूव नहीं कर सकते। एंड एक्टिविटीज नॉट अलाउड इन प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, अगर आपने पिछले 3 महीने में इसमें से कुछ भी किया है तो भी आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं है। ये 3 पॉइंट आ जाते हैं। फिर आता है टॉपिक ऑफ रिस्टोरेशन, कि अगर आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है तो वापस रिस्टोर कैसे हो सकता है, ये सब कंपनी के बारे में। फिर एलएलपी के बारे में 3 चीज आ जाती है वापस सेम, स्ट्राइकिंग ऑफ एलएलपी बाय आरओसी, स्ट्राइकिंग ऑफ एलएलपी ऑन एप्लीकेशन बाय एलएलपी एंड लास्ट इज रिस्टोरेशन। खैर हमें याद है रिस्टोरेशन के लिए एलएलपी का प्रोविजन नहीं है, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा अगर आपको रिस्टोरेशन करना है तो। चलो आते हैं यहां पे हम लोग एक एक करके। सबसे पहला चीज, पहला चार्ट, चार्ट नंबर 1, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी बाय आरओसी, कि अगर आरओसी किसी कंपनी का नाम हटा रहा है तो आरओसी सुओमोटो कैसे हटा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। एकदम सिंपल। स्टेप 1, आरओसी विल गिव नोटिस अलोंग विथ रीजन टू द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर, कि अगर कभी भी ऐसा लगता है आरओसी को कि हाँ इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना है, तो आरओसी नोटिस देगा उस कंपनी को कि हम आपको स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, नोटिस और रीजन STK1 में, फॉर्म नंबर में बोलूंगा नहीं बार बार, ये हमने यहां पे लिख रखे एकदम सिंपल, सो दैट आपको बस फॉर्म नंबर्स को एक बार देखते हुए जाना है, ऐसा इसको रटने की कोशिश नहीं करनी है। हाउएवर स्ट्राइकिंग ऑफ के फॉर्म्स आपको सबसे इजीली याद हो जाता है। ऐसा है, सबसे पहले हम नोटिस और रीजन देते हैं कंपनी को कि हम इस कारण से आपको स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहे हैं। स्टेप 2, कंपनी हैज 30 डेज, इसके अंदर कंपनी क्या रेज कर सकता है, ऑब्जेक्शन। ठीक है, हमने नोटिस दिया कि हे कंपनी हम आपको स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं, ये कारण है, रीजन देना है। कंपनी के पास विद इन 30 डेज ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर लिया कि ये 4 ऑब्जेक्शन है, नहीं है, ऐसा है। अब आरओसी स्टेप 3 के अंदर कंसिडर करता है उनके ऑब्जेक्शंस को, कि उनके ऑब्जेक्शन आ गए, उन ऑब्जेक्शन को हमने कंसिडर कर लिया कि हाँ ठीक है। वंस द ऑब्जेक्शंस हैव बीन कंसिडर्ड, द आरओसी हैज डिसाइडेड कि हमें स्ट्राइक ऑफ करना है, वो पब्लिश कर देते हैं नोटिस कि इस कंपनी को हम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं। दिस इज एन SCK 5। ये पब्लिश 4 जगह पे होता है। पहला MCA की वेबसाइट, ऑफिशियल गजेट, 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, 1 वर्नैकुलर न्यूज़पेपर। हम IBC में रीजनल करते हैं, कंपनी में वापस हम वर्नैकुलर वर्ड यूज कर लेते हैं, एकदम सिंपल। जैसे ही हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, इसका पर्पस क्या है, वापस टू रेज ऑब्जेक्शन। पहले हमने कंपनी को नोटिस दिया, उनसे ऑब्जेक्शन ले लिए, अब हम पब्लिक से एट लास्ट से ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं, किसी को आपत्ति है क्या, विद इन 30 डेज। इसी के साथ साथ हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी नोटिस भेज देते हैं और उनको बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन 30 डेज के अंदर आ जाओ। तो हमने सबसे पहले कंपनी को दिया, उनके ऑब्जेक्शन लिए 30 डेज में, उन ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद ही हम इसको पब्लिश करते हैं इन MCA का वेबसाइट, ऑफिशियल गजेट, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, एंड वी इनवाइट कमेंट्स। साथ में ही हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी दे देते हैं इनवाइट कमेंट्स विद इन 30 डेज। अभी दोनों 30 डेज साथ में ही चल रहे हैं। 30 डेज जैसे ही खत्म हुए, हम देखते हैं पब्लिक में से किसी का आया क्या या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का आया क्या। ये देखने के बाद में स्टेप 6 में वी डिसाइड हमें स्ट्राइकिंग ऑफ करना है। नाउ वी हैव रीच द कंक्लूजन कि हमें स्ट्राइक ऑफ करना है, लेकिन स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर देने के पहले स्टेप 7, स्ट्राइकिंग ऑफ का हमारा मन बन चुका है उनके ऑब्जेक्शन कंसीडर करने के बाद में स्टेप 6 में। अब हम स्टेप 7 में स्ट्राइकिंग ऑफ करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेप 7 में स्ट्राइकिंग ऑफ करने के पहले एक दूसरा स्टेप आ जाता है, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू। अगर हमें लगता है कि किसी प्रकार का अमाउंट ड्यू है तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखना होगा कि ये पैसा यहाँ पे साइड में रखा है, ये हमें पेमेंट करने के काम आएगा। वो प्रोविजन बनाने के बाद ही हम फाइनली कर सकते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर। स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर जैसे ही कर दिया, इसको वापस आपको पब्लिश करना है ऑन MCA का वेबसाइट इन ऑफिशियल गजेट, एंड दिस इज चार्ट नंबर 1। जबरदस्त, याद है कि नहीं, हमको चार्ट देखते हैं। चार्ट नंबर 1 बात करता है स्ट्राइकिंग ऑफ बाय आरओसी सुओमोटो, कि किसी भी कंपनी को आरओसी सुओमोटो कैसे स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। अगर स्ट्राइक ऑफ करना है तो सबसे पहले आरओसी कंपनी को देगा नोटिस, साथ में देगा रीजन। कंपनी का कितने दिन है, 30 डेज। कंपनी रेज करेगा ऑब्जेक्शन, आरओसी ने ऑब्जेक्शन करेगा, कंसिडर, उन्होंने मन बनाया, अब करेंगे पब्लिश। पब्लिश 4 जगह पे होगा, MCA का वेबसाइट, ऑफिशियल गजेट,
vernacular newspaper, English newspaper. This is done to invite comments within 30 days. Objection within 30 days. फिर हम इस नोटिस को दे देंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी, वहां से हम इनवाइट करते हैं ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज. अब जैसे ही 30 डेज हो गया, मन बना लेते हैं स्ट्राइक ऑफ करना है. स्ट्राइक ऑफ ऑर्डर देने के पहले वी हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर अगर कोई भी रियलाइजेशन अमाउंट ड्यू, और ये करने के बाद हम स्ट्राइकिंग ऑफ करते हैं और उसको कर देते हैं पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट एंड एमसी का वेबसाइट. डन. कुछ है ही नहीं. अरे मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपने नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए उसको, हाँ, अगर आपने रेगुलर अटेंड नहीं भी किया तो भी आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो है ही इतना सा ना, कुछ है ही नहीं ऐसा. बट हाउएवर एक भरोसा रखना है कि पूरा पढ़ के हमेशा जाना है, ताकि कॉन्फिडेंस रहता है, और लाइन बाय लाइन रीड करना है नोट्स में जो दे रखा है. चलो आ जाते हैं आगे चार्ट नंबर 2 पे. ये चार्ट थोड़ा और डिटेल्ड होता है, बिकॉज ये प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा होगा. स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी ओनली. अब कंपनी खुद एप्लीकेशन दे रही है कि हमें स्ट्राइक ऑफ कर दो, ठीक है. अगर कभी भी कंपनी को एप्लीकेशन देना है एकदम मजे से, तो कंपनी को पहले 3 स्टेप्स फॉलो करना है. कंपनी को एसआर पास करना होता है. एसआर पास करने के लिए उसके पहले करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग. तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन, उसका एमसीटी 14 वगैरह सब फाइलिंग वगैरह सब कर लो आप, और फिर यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड. अगर आप आ रहे हो एप्लीकेशन लेके, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दैट ऑल द लायबिलिटीज शुड हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड. स्टेप 1 बोर्ड रेजोल्यूशन, स्टेप 2 स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टेप 3 लायबिलिटीज शुड हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड. ये सब करने के बाद ये कंपनी स्टेप 4 में एप्लीकेशन देती है टू आरओसी. ये एप्लीकेशन दे रही है कि हम हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवाना चाहते हैं. ये एप्लीकेशन गिवन इन एसटीके 2. तो एसटीके 1 में एप्लीकेशन जाती है अगर आरओसी सुओ मोटो उड़ा रहे हैं, और एसटीके 2 में जाती है अगर कंपनी के एप्लीकेशन पे जा रही है. तो ये फॉर्म एसटीके 2, दिस हैज टू बी साइंड बाय डायरेक्टर्स एंड दीस हैव टू बी वेरीफाइड बाय सीए और सीएस और सीएमए. इन तीनों में से किसी एक ने वेरीफाई करना पड़ेगा. हमने फॉर्म भी देखा था, याद है क्या? उसके नीचे लिखा था इन तीनों के बारे में. तो आपको फॉर्म को वेरीफाई कराना पड़ेगा इन तीनों में से किसी एक से, और डायरेक्टर्स ने साइन करना है. कर दिया. इस एप्लीकेशन के साथ में जाती है आपकी फीस ऑफ 10,000 रुपीज, साथ में एनओसी फ्रॉम रेगुलेटर इफ रिक्वायर्ड. अगर आपको स्पेशल कंपनी हो तो आपको अपने रेगुलेटर से उसका एनओसी भी लेकर आना है. मेन चीज ये ध्यान रखनी है, जब भी हम एसटीके 2 फाइल करेंगे उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स जाएंगे. जब भी एक कंपनी अप्लाई करना चाहती है आरओसी के पास कि हमें स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो उस एप्लीकेशन के साथ में ये सब कंटेंट आएगा. एसटीके 3, एसटीके 4, एसटीके 8. एसटीके 3 इंडेमनिटी बॉन्ड बाय द डायरेक्टर्स, और यही अगर गवर्नमेंट कंपनी 3A हो जाता है. एसटीके 4 में एफिडेविट, डायरेक्टर्स लिख के देते हैं पूरा इन्वेस्टिगेशन अगर हमने अच्छे से कर लिया है. एसटीके 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंड दिस हैव टू बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. वंडरफुल. और लास्ट में स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग लिटिगेशन, कि अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो उसका भी हम स्टेटमेंट दे देते हैं. ये चारों चीजें हमको एप्लीकेशन के साथ में फाइल करनी है टू आरओसी. इसके आगे का प्रोसेस सेम है, फिर दिमाग ही नहीं लगाना है. आरओसी का जैसे आया, आरओसी पब्लिश कर देगा उन चारों जगह पे. एमसीए का वेबसाइट, ऑफिशियल गजेट, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर. 30 डेज के लिए वेट करते हैं ऑब्जेक्शन के लिए. रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी दे दिया, सेम प्रोसेस. और उसके बाद में अगर इन्होंने मन बना लिया है तो ये स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और पब्लिश कर देंगे एमसीए और ऑफिशियल गजेट के अंदर. आर वी अंडरस्टैंडिंग? खत्म. बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान. देखते हैं. ये नहीं बोल पाओगे, इसमें आप कहां अटक जाओगे बताऊं? स्टेप 4 में. अगर मैं स्टेप 4 के कंटेंट को उड़ा दूं तो आप इमीडिएटली कंप्लीट कर दोगे. जैसे कि 3 स्टेप्स पहले क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, लायबिलिटी शुड बी एक्सटिंग्विश्ड. स्टेप 3. अब स्टेप 4 के अंदर द कंपनी विल मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी इन एसटीके 2. दिस एप्लीकेशन हैज टू बी साइंड बाय डायरेक्टर्स, वेरीफाइड बाय सीएससीएस सीएमए. डन. अब उसके साथ वाले कंटेंट में नहीं जाता, मैं आगे चले जाता हूं. पहले जैसे आरओसी का एप्लीकेशन आएगा, अब आरओसी उसको क्या कर देता है? पब्लिश. उन्हीं 4 चीजों के अंदर पब्लिश कर देगा. इनवाइट कर देगा कमेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी देके. कमेंट्स जैसे आगे फिर उन्होंने मन बना लिया, स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. स्ट्राइक ऑफ को भी पब्लिश कर देंगे ऑफिशियल गजेट एंड एमसी का वेबसाइट. खत्म. याद यही करना है कि स्टेप 4 के अंदर जो हमारा फॉर्म जा रहा है उसके साथ में क्या क्या कंटेंट आएगा. फीस जाएगी 10,000 रुपीज की. एनओसी जाएगा रेगुलेटर का. उसके साथ में ये 4 चीजें और जाएगी. एसटीके 3, एसटीके 4, एसटीके 8. एसटीके 3 में जाएगा इंडेमनिटी बॉन्ड बाय डायरेक्टर्स. एसटीके 4 में जाएगा एफिडेविट बाय डायरेक्टर्स. एसटीके 8 में जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरीफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन. डन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सा. एंड दिस इज स्ट्राइकिंग ऑफ बाय आरओसी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी. तो स्ट्राइकिंग ऑफ के 2 प्रोसेस है. आरओसी सुओ मोटो भी स्ट्राइकिंग ऑफ कर सकता है या फिर कंपनी के एप्लीकेशन पे भी कर सकता है. इसके बाद में चाहते हैं हम लोग रिस्टोरेशन ऑफ कंपनी. वो 3 बॉक्सेस पढ़ने के लिए तो हम नोट्स में जाएंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं सीधा रिस्टोरेशन पे. रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का रिस्टोरेशन कैसे होगा? चार्ट नंबर 3. तो ये कहता है बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है. एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ आरओसी. आरओसी ने आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, इससे कोई भी व्यक्ति अगर अग्रीड है तो ही कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन टू एनसीएलटी विद इन 3 years फ्रॉम स्ट्राइकिंग ऑफ. स्ट्राइकिंग ऑफ से 3 साल के अंदर रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन आ सकती है. या फिर आरओसी को खुद से भी लगता है, आरओसी इटसेल्फ
इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द नेम वाज स्ट्रक ऑफ इनएडवर्टेंटली बाय मिस्टेक, गलती से हो गया, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय द कंपनी और डायरेक्टर, या फिर हमें झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेस पे हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, तो आरओसी भी चाहे तो रिस्टोर कर सकती है और बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। रिस्टोरेशन के लिए एनसीएलटी के पास जाना होगा। स्ट्राइकिंग ऑफ में देखो एनसीएलटी का रोल ही नहीं है, स्ट्राइकिंग ऑफ में एनसीएलटी कोई रोल नहीं है, रिस्टोरेशन में एनसीएलटी के पास जाना होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति अग्रीड है वो भी 3 साल में एप्लीकेशन दे सकता है, आरओसी को भी लगता है तो वो भी चाहे तो 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर रिस्टोरेशन। एनसीएलटी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कंपनी वाज कैरिंग ऑन बिजनेस, तो हम लगता है कंपनी बिजनेस कर रही थी और इट इज जस्ट फॉर द नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिस्टोर्ड, एनसीएलटी को लगता है कि वो बिजनेस कर रही थी, या फिर इट इज जस्ट दैट द कंपनी शुड बी रिस्टोर्ड, इन सर्कमस्टेंसेस एनसीएलटी कैन ऑर्डर द नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिस्टोर्ड विद इन 20 ईयर्स। एनसीएलटी रिस्टोर कर सकता है स्ट्राइकिंग ऑफ होने के 20 साल तक, और साथ में अदर डायरेक्शंस दे सकता है। एंड दिस ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन हैज टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी टू आरओसी विद इन 30 डेज। जैसे रिस्टोरेशन आया हमें फाइल कर देना है विद इन 30 डेज, बहुत ज्यादा आसान। इसमें तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। चार्ट नंबर 3, एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, या फिर आरओसी इटसेल्फ कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन विद इन 3 ईयर्स टू एनसीएलटी। आरओसी कब एप्लीकेशन देगा? आरओसी को लगता है इफ आरओसी इज सेटिस्फाइड द नेम वाज स्ट्रक ऑफ इनएडवर्टेंटली और ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनी और डायरेक्टर्स, तो वो एप्लीकेशन देगा। एनसीएलटी के पास आ जाते हैं। एनसीएलटी अगर सेटिस्फाइड है कि कंपनी तो एक्चुअली बिजनेस कर रही थी, या फिर इट इज जस्ट एन इक्विटेबल फॉर द कंपनी टू बी रिस्टोर्ड, एनसीएलटी कैन पास अ रिस्टोरेशन ऑर्डर विद इन 20 ईयर्स एंड दिस ऑर्डर हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। बहुत ज्यादा आसान, कुछ है नहीं। अब इसके बाद में आता है कंपनी की बात हो जाती है और आते हैं एलएलपी पे। एलएलपी के सिंपल चार्ट सेम वापस, एलएलपी भी आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है सुओ मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन बाय एलएलपी। तो अगर हम पहले आते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ एलएलपी बाय आरओसी सुओ मोटो, एकदम सिंपल। आरओसी सबसे पहले नोटिस और रीजन देगा एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स को, काफी आसान है। पार्टनर्स और एलएलपी को मौका मिलेगा ऑब्जेक्शन देने का। वहां पे हम विद इन 30 डेज बोलते हैं, यहां पे विद इन 1 मंथ, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हम सिर्फ अकेडमिकली पढ़ रहे हैं, तो वी ट्राई टू बी परफेक्ट। तो अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस दिया, रीजन दिया, उनको मौका दिया 1 महीने का जिसके अंदर वो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्शन दे दिया, अब आरओसी ऑब्जेक्शन क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। उसने मन बना लिया स्ट्राइक ऑफ करना ही है, तो वो पब्लिक नोटिस देके पब्लिश कर रहा है, नोटिस देके, और वापस क्या कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है ऑब्जेक्शन। हाउएवर कंपनी के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल रखा गया। यहाँ पे कह दिया एमसी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दो और 30 डेज के अंदर इन्वाइट कर दो ऑब्जेक्शन, दैट्स इट, खत्म। तो प्रोसेस और इजी हो गया। उसके बाद में आरओसी स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर कर देगा, और उसको स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर करने के पहले दे हैव टू मेक श्योर दैट द प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन अमाउंट ड्यू इज डन एंड देन वी विल पब्लिश इट इन ओनली इन ऑफिशियल गजेट। तो अगर आप देखोगे क्या डिफरेंस आ रहा है, जब हम कंपनी को पब्लिश कर रहे थे 4 जगह पे पब्लिश कर रहे हैं पूरा, जब कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो रहा है, और इवन जब फाइनल स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर है वो भी 2 जगह पे पब्लिश हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिव लाइटर नोट पे कर दिया कि एलएलपी है तो ठीक है, चलो एमसी की वेबसाइट पे कर दोगे तो भी काफी है, और एंड में सिर्फ आप ऑफिशियल गजेट में कर दो तो भी काफी है। एलएलपी के लिए और रिलैक्स रखा हुआ है हमने स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोसेस। पर्पस भी तो यही था, एलएलपी एक्ट बनाया ही क्यों है? एलएलपी एक्ट बनाया इसलिए है क्योंकि कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस ज्यादा हो रहे थे, सो वी वांटेड पीपल टू गिव अ मिडवे कि पार्टनरशिप से आगे बढ़ो बट कंपनी थोड़ा कम ऑप्शन देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एलएलपी एक्ट के अंदर कंप्लायंस कम ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलो देखते हैं, ये तो और ईजी है। कोई भी अगर आरओसी ने मन बना लिया है कि उनको एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करना है, वो क्या देंगे, नोटिस। नोटिस में क्या देना कंपलसरी है, रीजन। आरओसी के पास है 1 मंथ का टाइम टू गिव ऑब्जेक्शन। आरओसी विल कंसीडर देयर ऑब्जेक्शन, मन बना ले तो फिर वो पब्लिश कर देंगे, एमसी की वेबसाइट पे इनवाइट करेंगे ऑब्जेक्शन फॉर 30 डेज। उसके बाद में चाहें तो स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग ऑफ का फाइनल ऑर्डर देने के पहले प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, और उसके बाद में स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर, और ये जो फाइनल ऑर्डर है ये भी पब्लिश होगा ओनली इन ऑफिशियल गजेट। कुछ है ही नहीं क्या। और इससे हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, स्ट्राइकिंग ऑफ एलएलपी। एलएलपी के नाम को हम स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहे हैं, लेकिन एलएलपी के नाम को हम स्ट्राइक ऑफ करें ऑन एप्लीकेशन बाय एलएलपी। थोड़ा डिटेल हो जाएगा प्रोसेस। जैसे वहां पे हमने 3 स्टेप पढ़े थे कंपनी के केस में, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, लायबिलिटी शुड बी एक्सटिंग्विश्ड। यहां पे थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये एक प्रकार का स्पेशल रेजोल्यूशन है ना, बट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आई होप आप लोग बहुत क्लियर होते हैं कि एलएलपी के अंदर कुछ होते हैं पार्टनर्स और कुछ होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पार्टनर कैन बी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन, ऐसा, ताकि वो लोग पूरा काम हैंडल कर पाए, ऐसा। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो ये कहते हैं कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना है, ले लिया। उसके बाद में नो पेंडिंग एनुअल फाइलिंग, ये ऊपर भी है वैसे, ये वहां पे हमने लिखा नहीं है भले ही, लेकिन कंपनी भी जब अगर एप्लीकेशन दे रही है तो कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है हमारा कोई पेंडिंग एनुअल फाइलिंग होना नहीं चाहिए। तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड नो पेंडिंग एनुअल फाइलिंग, ये हो गया।
तब एलएलपी स्टेप 3 के अंदर एप्लीकेशन दे सकती है टू आरओसी फॉर इट्स स्ट्राइकिंग ऑफ, साथ में रीजन देना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 24, दिस हैज टू बी साइंड बाय ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो पहले आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना है, फिर ये फॉर्म में सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करके देंगे। इसके साथ में क्या जाएगा, फीस, अप्रूवल फ्रॉम, अगर आपको कोई भी कंसर्न अथॉरिटी है तो उसका अप्रूवल लेना है आपको, जैसे कि हमने वहां पे एनओसी पढ़ा था वैसे यहां पे अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी आ गया, और साथ में ये सब डॉक्यूमेंट जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो वहां पे था, यहां पे भी है, वहां पे बस एससी के 8 करके एक प्रॉपर फॉर्म दे रखा था, यहां पे जनरल लिख दिया। उसके बाद में कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ आईटीआर, अगर आपने आईटीआर वगैरह फाइल किए तो उसके एक्नॉलेजमेंट की कॉपी देनी है आपको। एलएलपी अग्रीमेंट अगर आपका फाइल नहीं है तो वो भी यहां पर आपको देना है। एफिडेविट देना है, एफिडेविट में 4 चीजें लिखी होनी चाहिए, दैट ईदर यू हैव नॉट कमेंस द बिजनेस एट ऑल, या फिर यू हैड कमेंस्ड बट यू हैव सीज्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस। दूसरा, यू डू नॉट हैव एनी लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटी आ गई तो हम उसको इंडेमनिफाई करेंगे। तीसरा, यू डू नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट था बट आपने उसको क्लोज कर दिया है। एंड लास्ट, यू हैव नॉट फाइल्ड एनी आईटीआर, इफ यू हैव नॉट फाइल्ड, तो ये भी आप एफिडेविट में लिख के देंगे। तो अगर आईटीआर फाइल किए हैं तो एक्नॉलेजमेंट दोगे, आईटीआर फाइल ही नहीं किया है तो ये लिख के दोगे, एज सिंपल एज दैट। ये देने के बाद में ये सब एप्लीकेशन गई आरओसी के पास में, वापस सेम प्रोसेस, आरओसी उसको पब्लिश करेगा एमसी की वेबसाइट पे, 1 मंथ के लिए ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा, उसके बाद में वो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, स्ट्राइक ऑफ करने के पहले प्रोविजन करेगा फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, और फाइनली स्ट्राइक ऑफ ऑर्डर आएगा, पब्लिश होगा ओनली इन ऑफिशियल गज़ेट। ये चार्ट में भी सेम, आपको सिर्फ जो स्टेप 3 के साथ का कंटेंट है इस पे मेहनत करनी है, बाकी तो आप ऐसे बोल दोगे। देखते हैं, पहले स्टेप 3 के कंटेंट के बिना देखते हैं। तो कभी भी अगर किसी भी एलएलपी को खुद का स्ट्राइक ऑफ कराना है तो आरओसी को अगर एप्लीकेशन लेके जाएगा उसके पहले उसको क्या करना है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कोई भी पेंडिंग एनुअल फाइलिंग होनी नहीं चाहिए, फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब जब एप्लीकेशन फाइल करेगा साथ में रीजन देना जरूरी है, फॉर्म नंबर 24 के अंदर दे देगा, विच हैज टू बी साइंड बाय ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये चला गया। अब मैं एडिशनल कंटेंट को भी छोड़ता हूं, उसके बाद में चले गए आरओसी। आरओसी को जैसे ही पता चला, आरओसी इसको क्या कर देगा, पब्लिश, सिर्फ किसमें, एमसी का वेबसाइट, टू इनवाइट ऑब्जेक्शन विद इन 1 मंथ। उसके बाद में ऑब्जेक्शन वगैरह आ गए, उन्होंने कंसीडर कर लिया, उसके बाद सीधा कर सकते हैं स्ट्राइक ऑफ, लेकिन स्ट्राइक ऑफ करने के पहले प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, और उसके बाद फाइनली स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर आ जाएगा, वो भी पब्लिश होगा ओनली इन ऑफिशियल गज़ेट। ये तो सबको याद है। एफर्ट मारने पड़ेंगे कि स्टेप 3 में एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या जाएगा, फीस जाएगी, कंसर्न अथॉरिटी का अप्रूवल जाएगा, उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट्स में पहला सबसे इजी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दे दिए, ठीक है। उसके साथ में अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो एक्नॉलेजमेंट उसका, आपका एलएलपी अग्रीमेंट, अब एफिडेविट, और एफिडेविट में क्या क्या लिख के देना है ये अलग पॉइंट है। एफिडेविट में लिख के दोगे आप कि हमारा कोई बिजनेस कभी चालू ही नहीं हुआ, या फिर चालू हुआ तो बंद हो चुका है, हमारा कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं और ओपन किया तो उसको क्लोज कर दिया है, हमने आईटीआर कभी फाइल ही नहीं किया है, और एक और पॉइंट है लायबिलिटीज है ही नहीं और हुई तो उसकी इंडेमनिटी हम ले रहे हैं। आपको एफर्ट मार के बस यही तो याद रखना है बस। तो ये है कठिन थोड़ा सा, एकदम आराम से एक बार देखते हैं और वापस इसको बोलने की कोशिश करते हैं। खत्म हो गया, इसके आगे कुछ है ही नहीं, फिर हम नोट्स के अंदर देख लेंगे बस वो हमारा जो 3 बॉक्सेस हैं, एंड वी आर डन। चलो सबसे पहले कंसेंट लेते हैं हम लोग, कोई पेंडिंग एनुअल फाइलिंग नहीं होना चाहिए। स्टेप 3 में एप्लीकेशन और रीजन हम दे देंगे आरओसी के पास, आरओसी उसको पब्लिश कर देगा, सिर्फ एफसीए की वेबसाइट पे 1 मंथ के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो सीधे स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, बट उसके पहले हमको करना है प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, और फिर स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, उसको पब्लिश कर देंगे ऑफिशियल गज़ेट, डन। सिर्फ ये चीज, एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं इट हैज टू बी साइंड बाय ऑल द डीपी, इसके साथ में रीजन देना पड़ेगा, इसके साथ में फीस देनी पड़ेगी, कंसर्न अथॉरिटी का अप्रूवल देना पड़ेगा। फिर आता है हमारे बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर 4+4 ऐसे समझो 4 पॉइंट है, और 4th पॉइंट एफिडेविट है, उसके अंदर क्या है वो भी 4 पॉइंट है। तो पहली 4 चीजें मेन आ जाएगी कि आपको देना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये आपको याद आ जाएगा। फिर आपको देना है, आपने आईटीआर अगर फाइल किए तो उसके एक्नॉलेजमेंट की कॉपी। फिर अगर आपका एलएलपी अग्रीमेंट आरओसी के पास नहीं है तो एलएलपी अग्रीमेंट। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ आईटीआर, एलएलपी अग्रीमेंट, देन एफिडेविट। एफिडेविट में 4 चीजें लिख के देते। एफिडेविट में एफिडेविट में 4 चीजें लिख के देते हैं हम लोग। एफिडेविट में 4 चीजें लिख के देते हैं हम लोग। पहली चीज दे देते हैं हम लोग दैट हमने या तो बिजनेस कभी कमेंस ही नहीं किया, कि हमने एलएलपी बनाई थी और बिजनेस कभी किया ही नहीं है, सीधा स्ट्राइक ऑफ कर दो। या हम बिजनेस कर रहे थे बट इतने समय से हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इतने समय से हमने बिजनेस करना बंद कर दिया। उसके बाद में हमारी कोई लायबिलिटीज है ही नहीं और हम इंडेमनिटी बॉन्ड भी देने को रेडी हैं इस चीज के लिए। थर्ड, हमारा कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं या फिर था और हमने उसको क्लोज कर दिया है। एंड लास्ट में हमने कोई आईटीआर फाइल ही नहीं किया। ये सब हम एफिडेविट में लिख के देते हैं। अगर आईटीआर फाइल किया है तो ये नहीं लिखोगे और ऊपर आईटीआर की कॉपी दे दोगे। ऐसा सीन, एकदम सिंपल। देखते हैं, चलो स्टेप 1, स्टेप 2,
कोई भी पेंडिंग होना नहीं चाहिए आपका। उसके बाद में स्टेप 3 में आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपका मस्ती से आ गया, एप्लीकेशन जैसे ही आ गया, एप्लीकेशन के हैज टू बी साइंड बाय, एप्लीकेशन के साथ में रीजन देना कंपलसरी है, फीस देना कंपलसरी है, एंड अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी, ये भी दे दिया। फिर अब वो बॉक्स 4+4 का, पहली चीज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, दूसरा कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ आईटीआर, एलएलपी अग्रीमेंट, एंड लास्ट इज एफिडेविट। एफिडेविट में 4 चीजें लिख के देंगे, वी हैव नॉट कमेंस्ड द बिजनेस एट ऑल और वी सीज्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। दूसरा, वी डू नॉट हैव एनी लायबिलिटीज एंड वी आर रेडी टू गिव इंडेमनिटी बॉन्ड। We do not have any bank account or we have closed our bank account and we have never filed any ITR, ये भी हम लिख के देंगे, and we are done, खत्म। अभी जैसी एप्लीकेशन दे देंगे आरओसी के पास, आरओसी इसको पब्लिश कर देगा ऑन एमसीए का वेबसाइट, वी विल इनवाइट ऑब्जेक्शन फॉर 1 month। उसके बाद में हमने मन बना लिया कि इनको स्ट्राइक ऑफ करना ही है, तो उसके पहले वी मेक अ प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू एंड देन वी कैन फाइनली पास द वाइंडिंग अप स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर एंड देन इट विल बी पब्लिश्ड ओनली इन ऑफिशियल गजेट। टिंग टिंग टिंग, खत्म, कुछ है ही नहीं। आता हूं मैं नोट्स के अंदर, नोट्स 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 बॉक्स 11.4 ना, क्या बात है। 11.4 पे हमारे 4 बॉक्स हैं, ये 4 बॉक्सेस हमको याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी विच कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर दिस प्रोविजन, कि कौन से प्रकार की कंपनी को हम रिमूव कर ही नहीं सकते, स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकता है। लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 8 वाली कंपनी, जिन कंपनीज के चार्ज अभी तक पेंडिंग है, जिनके कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन पेंडिंग है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है उनका कोर्ट के अंदर, उनको डीलिस्ट किया था फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एलओडीआर, ऐसा। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी तक उनका, या फिर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन हो चुका है लेकिन उसका प्रोसिक्यूशन अभी तक चल रहा है। पब्लिक डिपॉजिट बाकी है उनके, उन्होंने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट या उसके इंटरेस्ट पे करने के अंदर, या फिर उनके ऊपर 234 का या मतलब इंस्पेक्शन वगैरह का आपका किसी भी प्रकार का नोटिस आया हुआ है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में आपका स्ट्राइकिंग ऑफ डायरेक्टली नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा स्ट्राइकिंग ऑफ? अब अगर इसको हम देखें, अच्छे से एनालाइज करें, बहुत सारे पॉइंट ऐसे ही हैं कि आपके अगेंस्ट इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन चल रहा है। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट, स्क्रीन पे देखना अच्छे से। बस मैं अगर मार्क करने की कोशिश करूं, 4 से शुरू करता हूं, 5, 8 को भी यहां पे ले लेता हूं मैं, और 10 को भी ले लेता हूं। तो ये कुछ 4 पॉइंट तो ऐसे ही हैं कि आपके अगेंस्ट कुछ तो प्रोसिक्यूशन इनवे चल ही रहा है। जैसे कि आपका कंपाउंडिंग है, मतलब आपके अगेंस्ट केस चला हुआ तभी तो कंपाउंडिंग हो रहा है। उसके बाद में आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ही पेंडिंग है, या फिर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा है, या फिर इंस्पेक्शन चल रहा है। और उसके बाद में आता है आपका 234 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या 20620 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, ये अगेंस्ट आपके अगेंस्ट इशू किए हुए नोटिस। तो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन के 4 पॉइंट हो गए। फिर कुछ पॉइंट आते हैं कि कंपनी हमारी ऐसी है, जैसे कि हमारी कंपनी लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी का हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, सेक्शन 8 कंपनी का डायरेक्टली नहीं कर सकते, वैनिशिंग कंपनी का डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो ये 3 तो ऐसे हो गए, हमारी कंपनी ऐसी है, बात खत्म। इसके अलावा बचे हुए पॉइंट्स अगर देखें, अब एक एक करके पॉइंट्स पे आता हूं। चार्ज पेंडिंग है, 1 पॉइंट हो गया। डीलिस्ट किया है हमको आपने बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, और तीसरा हो गया पब्लिक डिपॉजिट जो है उसमें हमने डिफॉल्ट किया था। इसको याद रखने के लिए हम कर सकते हैं 4+3+3। पहले 4 पॉइंट है प्रोसिक्यूशन रिलेटेड। अब ये क्या क्या कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट हो गया कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन पेंडिंग है, प्रोसिक्यूशन ही चल रहा है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और उसका प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है ये। और लास्ट में आ जाता है हमारा कि अगर हमने नोटिसेस दिए हुए और नोटिसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं, ये 4 सर्कमस्टेंसेस में आपका सीधा स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकता। इजी टू रिमेंबर। फिर 3 टाइप की कंपनीज का स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी, लिस्टेड कंपनी, वैनिशिंग कंपनी, डन। फिर 3 सेपरेट बचे पॉइंट्स। आपका चार्ज आउटस्टैंडिंग है तो भी आपका सीधा हम स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं कर सकते हैं। आपका डीलिस्टिंग हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, लिस्टिंग रेगुलेशन, तो आपका हम नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट कौन सा बच गया यार? पब्लिक डिपॉजिट में आपने डिफॉल्ट कर रखा है तो भी हम आपका सीधा स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं कर सकते। 4+3+3 ऐसे पढ़ा तो कम पॉइंट्स मिस आउट होंगे, एक आधा फिर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो पॉइंट्स मिस आउट होने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद में आता है कि अगर आपकी कंपनी ने पिछले 3 महीने में इनमें से कुछ भी किया है तो हम आपको स्ट्राइकिंग ऑफ अलाउ नहीं करेंगे। पिछले 3 महीने में अगर आपकी कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस वन स्टेट टू अनदर स्टेट में चेंज कर दिया है, या फिर हैज मेड अ डिस्पोजल ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स हेल्ड बाय इट, जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो आपने डिस्पोज ऑफ की है, मतलब आप तुरंत नहीं आ सकते, आपको 3 महीने के बाद आना पड़ेगा। यू हैव एंगेज्ड इन एनी अदर एक्टिविटी, मतलब आपकी बिजनेस एक्टिविटी आपने पिछले 3 महीने में नहीं की है, तभी आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए आओ। हाँ, छोटा मोटा आपने फाइलिंग फीस पे की है, कुछ आरओसी का फीस दिया है, बुक्स मेंटेन किए, ये सब चलेगा, लेकिन आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी पिछले 3 महीने में नहीं की है। उसके बाद में आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं चल रहा है, और अगर पहले से बाइंडिंग ऑर्डर आईबीसी में आ चुका है तो फिर आप यहां पे नहीं आ सकते। ये 3 सर्कमस्टेंसेस, ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है पिछले 3 महीने में अगर किए तो आपकी कंपनी कैन नेवर अप्लाई फॉर डायरेक्टली स्ट्राइकिंग ऑफ।
इसका मतलब बस इतना सा है कि आप जल्दबाजी में स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं, नाम चेंज किया, अभी आपने रजिस्टर ऑफिस चेंज किया और आप स्ट्राइकिंग ऑफ करो, ये क्या बात हुई? लोगों को पता तो चलने दो। अभी हमारा रजिस्टर ऑफिस एक जगह पे था, हमने उसको फटाफट दूसरे स्टेट में लेके गए और वहां जाके हमने स्ट्राइकिंग ऑफ करवा दिया, ये क्या बात हुई? हमारे सारे काम तो यहां पे होगा ना। अब हम वर्नैक्युलर भी वहां के वर्नैक्युलर लैंग्वेज में पब्लिश कर रहे हैं, पर उसका यूज क्या है? हमारे सब लोग तो यहां पर हैं। तो आप किसी भी तरह से जल्दबाजी में वाइंडिंग अप नहीं कर पाए, इसके लिए कह दिया नाम चेंज किया है, रजिस्टर ऑफिस चेंज किया है आपने, आपने अभी भी प्रॉपर्टी बेची और तुरंत आप वाइंडिंग अप कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, यू विल हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स। आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो स्ट्राइकिंग ऑफ हो क्यों रहा है आपका? फिर रुको ना, अगर आपका बिजनेस एक्टिविटी हो ही रहा है तो 3 महीने होने चाहिए, उसी के बाद आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए आ सकते हो। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मर्जर अमालगमेशन के आ रहे हैं तो भी आप डायरेक्टली स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं करवा सकते। एंड अगर आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर आईबीसी में आ चुका है तो ऑब्वियसली बात है कि स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए आप नहीं आ सकते। ये कुछ सर्कमस्टेंसेज है, ये सिर्फ 3 महीने के अंदर किए हैं तो आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए नहीं आ सकते। क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है ताकि हम इसके अंदर डिफरेंशिएट कर पाए। ऊपर वाला पॉइंट ये कहता है सिंपली कि ये कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी है जिनका स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि अगर पिछले 3 महीने में ऐसा कुछ भी किया है तो फिर आपका स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकता। और इसके साथ में लास्ट बॉक्स आ जाता है हमारा कि कब स्ट्राइक ऑफ हो सकता है आपकी कंपनी का नाम। ये 4 में से कहीं ना कहीं आप कवर होने चाहिए, तभी आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए आ सकते हैं। पहला, द कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। भले ही स्ट्राइकिंग ऑफ आरओसी कर रहा हूं या फिर कंपनी एप्लीकेशन दे रहा हूं, दोनों केसेस में इन चारों में से कोई ना कोई एक पॉइंट कवर होना चाहिए। कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस फॉर 1 ईयर, या फिर वेयर अ कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, कि या तो इनकॉर्पोरेशन से 1 साल तक बिजनेस एक्टिविटी नहीं की, आप स्ट्राइकिंग ऑफ करा सकते हो। पहले बिजनेस एक्टिविटी करते थे लेकिन पिछले 2 साल से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की है तो भी आप यहां पर आके स्ट्राइकिंग ऑफ करवा सकते हो। The subscriber to memorandum have not paid the subscription which they've undertaken to pay at the time of incorporation of the company, and a declaration to this effect has not been filed within 180 days. 180 days का टाइमलाइन किसके लिए है? डिक्लेरेशन, कि आपके एमओए के सारे सब्सक्राइबर्स को पैसे देने चाहिए तो उन्होंने नहीं दिए और इसका डिक्लेरेशन आपने 180 डेज तक फाइल नहीं किया है तो भी आपकी कंपनी का सीधा स्ट्राइकिंग ऑफ हो सकता है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है, द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एज रिवील्ड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन कैरिड अंडर सेक्शन 12। जब आपके रजिस्टर ऑफिस का वेरिफिकेशन होता है, वहां पे चेक करने के लिए आए तो पता चला कि आपका कोई फिजिकल काम ही नहीं है, कोई बिजनेस ऑपरेशन आप कर ही नहीं रहे हो, तो भी आपका डायरेक्टली स्ट्राइकिंग ऑफ हो सकता है। ये 4 सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर आपका स्ट्राइकिंग ऑफ हो सकता है। इन चारों में अगर आप कवर नहीं हो तो स्ट्राइकिंग ऑफ हो ही नहीं सकता। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप याद हो जाएंगे कि इनकॉर्पोरेशन से 1 साल तक बिजनेस नहीं किया है, या फिर पहले बिजनेस कर रहे थे बट अभी पिछले 2 साल से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की है। इजी। थर्ड और फोर्थ पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि एमओए के सब्सक्राइबर ने पैसा नहीं दिया है, इसका डिक्लेरेशन 180 डेज के अंदर फाइल नहीं हुआ तो भी हो सकता है। और लास्ट सेक्शन नंबर 12 में जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तब पता चला कि यहां तो कोई बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं तो भी आरओसी आपको सीधा स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। ये 4 सर्कमस्टेंस में होता है स्ट्राइक ऑफ। वापस आते हैं इसके ऊपर, नहीं चार्ट्स के ऊपर नहीं, ओवरव्यू के ऊपर, घबराओ मत। जब भी स्ट्राइकिंग ऑफ पढ़ते हो बस ये सब आपको आता है, बात खत्म हो गई। चलो देखते हैं सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, स्ट्राइकिंग ऑफ बाय आरओसी सो मोटो। पूरा चार्ट दिमाग में आना चाहिए कि आरओसी एप्लीकेशन देगा, पहले तो 4 पॉइंट्स के अंदर कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद में कंपनी को 30 डेज मिलते हैं ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, फिर हम वापस पब्लिश करते हैं। 4 चीजों के अंदर हम अथॉरिटी को देते हैं 30 डेज मिलते हैं इनको भी ऑब्जेक्शन करने के लिए। फिर जैसे ही हमारे पास में आ चुका है अब हम देखते हैं स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, वापस इसको पब्लिश करते हैं, प्रोविजन बना देते हैं और फाइनली इसको पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गजेट और एमसी के वेबसाइट के ऊपर। डन। फिर स्ट्राइक ऑफ ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी को पहले अपना रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर सारे लाइबिलिटीज को एक्सटिंग्विश कर देना है, फिर कंपनी जाके एप्लीकेशन देती है। इस एप्लीकेशन के साथ में कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, एससी के 3, एससी के 4, एससी के 8, ये सब देते हैं। पेंडिंग लिटिगेशन का पूरा पॉइंट दे दिया। ये सब देने के बाद में आरओसी फिर देखता है चलो ठीक है, फिर आरओसी वापस पब्लिश करता है अपने हिसाब से, वापस डिसाइड करता है, प्रोविजन बनाता है अमाउंट ड्यू का और फिर कर देता है उसको स्ट्राइक ऑफ। बहुत ईजी है। रिस्टोरेशन के अंदर हमने सिंपल सी चीज पढ़ी कि कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अग्रीव्ड है या आरओसी को भी लगता है गलती से हो गया तो आरओसी 3 साल के अंदर रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन दे सकती है। किसे? एनसीएलटी को। फिर एनसीएलटी के तो 20 साल तक का टाइम है। एनसीएलटी को लगता है कि इनके अंदर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है या फिर इट इज जस्ट एन इक्विटेबल कि इनको हमें रिस्टोर कर देना चाहिए, तो एनसीएलटी 20 साल के अंदर कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। फिर हमने 3 चीजें पढ़ ली थी आराम से। ग्राउंड्स फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ, ये जो हमने अभी पढ़े 4 ग्राउंड। 1 साल से इनकॉर्पोरेशन से 1 साल तक बिजनेस नहीं किया है, पिछले 2 साल से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एमओए वालों ने पैसा नहीं दिया, डिक्लेरेशन फाइल ही नहीं किया हमने, या फिर ये रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के समय पर पता चल गया कि यहाँ पे तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। फिर बड़ा टाइप्स ऑफ कंपनीज जो रिमूव नहीं हो सकती है, ये हमारा 4+3+3 ऐसे करके देख सकते हैं हम लोग। फिर एक्टिविटीज जो पिछले 3 महीने में अलाउड नहीं है, नाम चेंज किया, रजिस्टर ऑफिस चेंज किया, ये सब, एंड दैट्स इट। फिर एलएलपी के तीनों पॉइंट, क्या एलएलपी कैसे स्ट्राइक ऑफ कर सकती है सो मोटो, एलएलपी के एप्लीकेशन पे एलएलपी कैसे स्ट्राइक ऑफ हो सकती है, और रिस्टोरेशन का प्रोविजन वहां पे नहीं है। अगर आपको एलएलपी को रिस्टोर करना है तो आपको सीधा रिट पिटीशन फाइल करना पड़ता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? कुछ है नहीं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्राइकिंग ऑफ।
सेम चीज करनी है, एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड कर लेना। अब आप अभी करना चाहते हो बाद में करना चाहते हो, आपका चॉइस है, अभी कर लो तो बेस्ट है। उसके बाद में सिर्फ ये चीज भी पढ़े तो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। दैट विल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक।